दक्षिण देश में महिलारोप्य नाम का एक नगर था। नगर के पास एक बड़ा पीपल का वृक्ष था। उसकी घने पत्तों से ढकी शाखाओं पर पक्षियों के घोंसले बने हुए थे। उन्हीं में से कुछ घोंसलों में कौवों के बहुत से परिवार रहते थे। कौवों का राजा वायसराज मेघवर्ल भी वहीं रहता था। वहां उसने अपने दल के लिए एक व्यूह सा बना लिया था। उससे कुछ दूर पर्वत की गुफा में उल्लों का दल रहता था। इनका राजा अरिमर्दन था। दोनों में स्वाभाविक वैर था। अरिमर्दन हर रात पीपल के वृक्ष के चारों ओर चक्कर लगाता था। वहां कोई इकलाहा दुकला कौवा मिल जाता तो उसे मार देता था। इसी तरह एक एक करके उसने सैकड़ों कौवे मार दिए। तब मेघवर्ल ने अपने मंत्रियों को बुलाकर उनसे उल्लूकराज के प्रहारों से बचने का उपाय पूछा। उसने कहा, कठिनाई यह है कि हम रात को देख नहीं सकते और दिन को उल्लू न जाने कहाँ जा छिपते हैं। हमें उनके स्थान के संबंध में कुछ भी पता नहीं। समझ नहीं आता कि इस समय संधि, युद्ध, यान, आसन, संश्रयक, द्वैधिभाव आदि उपायों में से किसका प्रयोग किया जाए। पहले मेघवर्ल ने उज्जीवी नाम के प्रथम सचिव से प्रश्न किया। उसने उत्तर दिया, महाराज, बलवान शत्रु से युद्ध नहीं करना चाहिए। उससे तो संधि करना ही ठीक है। युद्ध से हानि ही हानि है। समान बल वाले शत्रु से भी पहले संधि करके कछुए की तरह सिमट कर शक्ति संग्रह करने के बाद ही युद्ध करना उचित है। उसके बाद संजीवी नाम के द्वितीय सचिव से प्रश्न किया गया। उसने कहा, महाराज, शत्रु के साथ संधि नहीं करनी चाहिए। शत्रु संधि के बाद भी नाश ही करता है। पानी अग्नि द्वारा गर्म होने के बाद भी अग्नि को बुझा ही देता है। विशेषतः क्रूर, अत्यंत लोभी और धर्म रहित शत्रु से तो कभी भी संधि न करे। शत्रु के प्रति शांति भाव दिखलाने से उसकी शत्रुता की आग और भी भड़क जाती है। वह और भी क्रूर हो जाता है। जिस शत्रु से हम आमने सामने की लड़ाई न लड़ सके उसे छल बल द्वारा हराना चाहिए, किंतु संधि नहीं करनी चाहिए। सच तो यह है कि जिस राजा की भूमि शत्रुओं के खून से और उनकी विधवा स्त्रियों के आंसुओं से नहीं सींची गई, वह राजा होने योग्य ही नहीं। तब मेघवर्ल ने तृतीय सचिव अनुजीवी से प्रश्न किया। उसने कहा, महाराज, हमारा शत्रु दुष्ट है, बल में भी अधिक है, इसलिए उसके साथ संधि और युद्ध दोनों के करने में हानि है। उसके लिए तो शास्त्रों में यान नीति का ही विधान है। हमें यहाँ से किसी दूसरे देश में चला जाना चाहिए। इस तरह पीछे हटने में कायरता दोष नहीं होता। शेर भी तो हमला करने से पहले पीछे हटता है। वीरता का अभिमान करके जो हठपूर्वक युद्ध करता है वह शत्रु की ही इच्छा पूरी करता है और अपने वंश का नाश कर लेता है। इसके बाद मेघवर्ल ने चतुर्थ सचिव प्रजीवी से प्रश्न किया। उसने कहा, महाराज, मेरी सम्मति में तो संधि, विग्रह और यान तीनों में दोष है। हमारे लिए आसन नीति का आश्रय लेना ही ठीक है। अपने स्थान पर दृढ़ता से बैठना सबसे अच्छा उपाय है। मगरमच्छ अपने स्थान पर बैठकर शेर को भी हरा देता है, हाथी को भी पानी में खींच लेता है। वही यदि अपना स्थान छोड़ दे तो चूहे से भी हार जाए। अपने दुर्ग में बैठकर हम बड़े से बड़े शत्रु का सामना कर सकते हैं। अपने दुर्ग में बैठकर हमारा एक सिपाही शत शत्रुओं का नाश कर सकता है। हमें अपने दुर्ग को दृढ़ बनाना चाहिए। अपने स्थान पर दृढ़ता से खड़े छोटे छोटे वृक्षों को आंधी तूफान के प्रबल झोंके भी उखाड़ नहीं सकते। तब मेघवर्ल ने चिरंजीवी नाम के पंचम सचिव से प्रश्न किया। उसने कहा, महाराज, मुझे तो इस समय संश्रय नीति ही उचित प्रतीत होती है। किसी बलशाली सहायक मित्र को अपने पक्ष में करके ही हम शत्रु को हरा सकते हैं। अतः हमें यही ठहर कर किसी समर्थ मित्र की सहायता ढूंढनी चाहिए। यदि एक समर्थ मित्र न मिले तो अनेक छोटे दो मित्रों की सहायता भी हमारे पक्ष को सबल बना सकती है। छोटे दो तिनकों से गुथी हुई रस्सी भी इतनी मजबूत बन जाती है कि हाथी को जकड़कर बांध लेती है। पांचों मंत्रियों से सलाह लेने के बाद वायसराज मेघवर्ल अपने वंशागत सचिव स्थिरजीवी के पास गया। उसे प्रणाम करके वह बोला, श्रीमान, मेरे सभी मंत्री मुझे जुदा जुदा राय दे रहे हैं। आप उनकी सलाहें सुनकर अपना निश्चय दीजिए। स्थिरजीवी ने उत्तर दिया, वत्स, सभी मंत्रियों ने अपनी बुद्धि के अनुसार ठीक ही मंत्रणा दी है। अपने अपने समय सभी नीतियां अच्छी होती हैं, किंतु मेरी सम्मति में तो तुम्हें द्वैधिभाव या भेदनीति का ही आश्रय लेना चाहिए। उचित यह है कि पहले हम संधि द्वारा शत्रु में अपने लिए विश्वास पैदा कर लें, किंतु शत्रु पर विश्वास न कर।